हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने है ना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपलोड किया हुआ है वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर से देखिएगा। अभी आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। आपको रीजंस के साथ में बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सही है या गलत है। तो ट्रू एंड फॉल्स आपको है ना विथ रीजन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एंट्री। हर एक एंट्री के लिए नरेशन की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी एंट्री के लिए किसने कहा? जर्नल में जर्नल एंट्री जब हम पास करते हैं तो जर्नल एंट्री के साथ नरेशन मस्ट है। तो ये जो अबोव स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। तो हमको पहले तो लिखना है अबोव स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, अबोव स्टेटमेंट इज फॉल्स और उसके बाद में हम लिखेंगे रीजन क्या है इसका। तो द नरेशन प्रोवाइड्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। नरेशन मतलब क्या? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हुआ ट्रांजेक्शन का, अबाउट द ट्रांजेक्शन। तो ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द क्लैरिटी ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन की क्लैरिटी को ये क्लियर करता है, इंक्रीज करता है, क्लैरिटी को इंक्रीज करता है, एनहेंस करता है। इसीलिए नरेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस नरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एंट्री। नाउ सेकेंड यहाँ पे दिया है कि अ जर्नल वाउचर इज मस्ट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो ये स्टेटमेंट सही है, जर्नल वाउचर की जरूरत पड़ती है। ये जो एविडेंस होता है ओरिजिनल वाउचर की, बेसिक वाउचर की जरूरत होती है। तो अबव स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू है। तो यहाँ पे रीजन में हम लिखेंगे जर्नल वाउचर इज अ बेसिक और ओरिजिनल वाउचर होता है जो कि बेस्ड होता है ऑन विच द ट्रांजेक्शन, जिसके बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स है आर जर्नलाइज्ड, उसके बेसिस पे ही है ना हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। मतलब हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? जर्नलाइज करते हैं। तो ये मस्ट है। क्या? जर्नल वाउचर मस्ट है, हेंस जर्नल वाउचर इज मस्ट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स recorded in journal. Now cash discount allowed should be debited to discount account. तो ये डिस्काउंट अकाउंट में डेबिटेड करना चाहिए क्या? कैश अकाउंट। तो यस, कैश डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं डिस्काउंट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। हम जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते, लेकिन कैश अकाउंट को हम दिखाते हैं। तो हम लिखेंगे अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन में हम लिखेंगे कैश डिस्काउंट इज अ लॉस। ये लॉस हो गया टू द रिसीवर ऑफ कैश, जिसको कैश रिसीवर है उसके लिए है ना डिस्काउंट उसने दिया, मतलब अलाउड किया है, तो वो लॉस हो गया। इसीलिए देयरफॉर व्हेनेवर कैश डिस्काउंट इज अलाउड, जब भी कैश डिस्काउंट अलाउड किया जाता है तो उसको डेबिट करते हैं हम। डिस्काउंट अलाउड शुड बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ पर्सन हु रिसीव्स द कैश। जो पर्सन, जो बंदा है ना कैश रिसीव करता है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको हम है ना डेबिट करते हैं कैश डिस्काउंट अलाउड करके। और अगर यही रिसीव किया होता, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो उसको क्रेडिट किया जाता, इसका अपोजिट होता है। नाउ फोर्थ, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। ईच ट्रांजेक्शन क्या फर्स्टली है ना रिकॉर्डेड इन द जर्नल, पहले है ना जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, हेंस इसीलिए हम इसको जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, इसीलिए इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री बोलते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है लेजर अकाउंट, वो हम स्टडी करने वाले, उसको सेकेंडरी एंट्री बोला जाता है और जर्नल प्राइम एंट्री है। नाउ फिफ्थ, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इट इज एन अलावेंस, ये एक अलावेंस है, डिस्काउंट है गिवन ऑन प्रिंटेड लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पे होता है, ये इनवॉइस प्राइस पे होता है, गुड्स के इनवॉइस प्राइस पे। एंड दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस, एट द टाइम ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स के समय पर ये दिया जाता है। ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पे दिया जाता है। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट है ना, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। याद रखना है, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ सिक्स्थ, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। चोरी के वजह से गुड्स लूज कर दिया फर्म ने, नहीं रहे फर्म के पास, इज डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। तो क्या उसको गुड्स अकाउंट में हम डेबिटेड करते? तो ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स और इसका रीजन क्या है, क्यों गलत है भाई, क्या कारण है गलत होने का? तो इफ गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट है और हम बोल सकते हैं स्टोलन, चोरी, तो इट बिकम्स फिजिकल लॉस हो गया, गुड्स का फिजिकल लॉस हो गया। एंड एज पर द रियल अकाउंट के
रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो जब गुड्स लॉस्ट हो जाता है थेफ्ट की वजह से, मतलब गुड्स गोज आउट हो गया, तो गोज आउट हो गया तो उसको डेबिट नहीं किया जाता, उसको क्रेडिट किया जाता है। तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू द गुड्स अकाउंट। तो वो गुड्स अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, उसको डेबिट नहीं करते हैं। इट इज क्रेडिटेड टू द गुड्स अकाउंट। नाउ नेक्स्ट, इफ रेंट इज पेड टू लैंडलॉर्ड, अगर रेंट लैंडलॉर्ड को पे किया गया है तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट किया जाता है क्या? तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसका कारण ये है कि रेंट है ना, रेंट पेड ये एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे रेंट पेड अकाउंट शुड बी डेबिटेड, रेंट पेड अकाउंट को डेबिट करेंगे, हम रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि हम लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हेंस लैंडलॉर्ड अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड, बल्कि है ना रेंट अकाउंट वो है डेबिट होता है, रेंट पेड अकाउंट डेबिट होता है। नाउ 8th वन है बुक कीपिंग अकाउंट। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, मतलब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को। तो ये गलत हो जाता है, नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनेटरी को रिकॉर्ड करता ही नहीं है ये। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हम लिखेंगे, फिर रीजन में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मतलब ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। इसीलिए हेंस बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, नॉन मॉनेटरी को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नाउ 9th वन, ड्रॉइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर जो विड्रॉवल करता है इंक्रीजेस इज कैपिटल, वो क्या कैपिटल इंक्रीज करता है क्या उसका? नहीं, वो कैपिटल डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड रीजन में हम लिखेंगे व्हेन द गुड्स आर विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है बिजनेस से या कोई भी कैश विड्रॉ करता है, तो उसको है ना ड्रॉइंग्स डेबिट होता है, उसकी वजह से ड्रॉइंग्स को हम डेबिट करते हैं। इसीलिए उसका जो कैपिटल अकाउंट होता है वो डिक्रीज होता है, वो इंक्रीज नहीं होता है। फॉर हिज प्राइवेट पर्सनल और हाउस होल्ड यूज के लिए, जब पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है। तो व्हेन गुड्स आर विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट पर्सनल हाउस होल्ड यूज, दैट इज पर्सनल यूज के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, तो उसे ड्रॉइंग्स बोला जाता है। एंड द गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर गोज आउट ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस से जा रहा है क्योंकि वो अपने घर ले जा रहा है, अपने यूज के लिए लेके जा रहा है। एंड इसके वजह से क्या होता है, उसका जो कैपिटल है वो डिक्रीज होता है। एंड इट डिक्रीजेस, यहाँ पे हमको लिखना है कि एंड इट डिक्रीजेस द कैपिटल, ये है ना जो प्रोप्राइटर का कैपिटल उसको डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर एंड इट डिक्रीजेस कैपिटल, ये इंक्रीज नहीं करता है। नाउ 10th जो है वो है जीएसटी पेड ऑन परचेस, जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स इनपुट टैक्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो यस, जब हम पे करते हैं परचेस, जीएसटी पे करना पड़ता है ना, जब हम गुड्स परचेस करें तो हम पेमेंट करें तो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये टैक्स पे किया तो इनपुट टैक्स बोलेंगे इसको, इनपुट टैक्स अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे अबव स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन गुड्स आर परचेस्ड एनी टैक्स पेबल, कोई भी जो टैक्स पेबल है ऑन इट इज एन एक्सपेंस, क्योंकि ये एक एक्सपेंस हो गया फॉर द बिजनेस, इसीलिए GST paid on purchase of goods input tax account should be debited, input tax account को डेबिट करना होता है। Now क्वेश्चन नंबर 5 में fill in the blanks, तो यहाँ पे fill in the blanks में the first book of original entry is the क्या आएगा, तो यहाँ पे जर्नल आएगा। देन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग बोला जाता है। जर्नल में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोलते हैं। देन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल, तो जो एक्सप्लेनेशन लिखते हैं हम, जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं, हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं उसको नरेशन बोला जाता है। ट्रेड डिस्काउंट, डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मैं फ्रिक्वेंटली आपसे बोल रही हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये माइनस कर देते हैं इनवॉइस प्राइस से और इसको है ना हम रिकॉर्ड नहीं करते। नाउ कैश डिस्काउंट इज कंसेशन अलाउड है, ये डिस्काउंट अलाउड है, कंसेशन अलाउड है फॉर बल्क परचेज, भारी मात्रा में जो गुड्स परचेज करते हैं और द इमीडिएट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, इमीडिएट पेमेंट के लिए, तो ये कैश डिस्काउंट यहाँ पे आना चाहिए। बल्क परचेज के लिए या इमीडिएट पेमेंट, यहाँ पे इमीडिएट पेमेंट भी आपको हिंट दे रहा है कि ये कैश डिस्काउंट है। नाउ
एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स डैश, तो हर एक जर्नल एंट्री के लिए वाउचर, प्रूफ, एविडेंस की जरूरत होती है, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होती है, तो वो वाउचर की जरूरत पड़ती है। नाउ डैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। देन डैश इज द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल, तो कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वाउचर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, वाउचर की जरूरत पड़ती है, बिल की जरूरत पड़ती है। नाउ देयर आर डैश पार्टीज टू अ चेक, तो देयर आर कितने मतलब कितने पार्टीज होते हैं, तो 3 पार्टीज होती है। नाउ द डैश चेक इज मोर सेफ, ये मोर सेफ होता है देन द अदर चेक्स एज इट कैन नॉट बी एनकैश्ड ऑन द काउंटर ऑफ द बैंक, क्योंकि इसको है ना बैंक के काउंटर पे है ना हम एनकैश नहीं करके ले सकते हैं। तो ये ऐसा वाला कौन सा चेक होता है, देखो बेरर चेक को हम एनकाउंटर पे है ना एनकैश करके ले सकते हैं, लेकिन कौन सा चेक है जिसको हम है ना काउंटर पे है ना एनकैश नहीं करके ले सकते हैं, तो वो यहाँ पे जो आएगा वो आता है क्रॉस्ड चेक। तो आपको यहाँ पे जो लिखना है वो क्रॉस्ड चेक, यहाँ पे आंसर आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको ये लिखना होता है। फिलअप आपको ध्यान में रखने होंगे कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, क्या किस तरीके से आपको फिलअप आएंगे, तो वो अपने हिसाब से आपको याद रखना है। और ये जो यहाँ पे ये जो थर्ड वाला था ना, देयर आर 3 पार्टीज टू अ चेक, तो ये 3 पार्टीज है, क्योंकि पार्टीज ऑफ अ चेक आप अगर पेज नंबर 48 पे देखोगे तो वहां पे द ड्रॉवर, द ड्रॉई एंड द पे, ये 3 पार्टीज होते हैं। देयर आर 3 पार्टीज टू चेक, तो ये आपको वहां पे से भी आपको देखने मिल जाएगा। और थियरी में मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपने थियरी की वीडियोस नहीं देखे तो वो जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको प्रिपेयर करने बोला है, अलग अलग आपको टाइप के वाउचर्स वगैरह की बात है, यहाँ पे स्पेसिमेंस बनाने बोले गए हैं। तो आपको ये स्पेसिमेन भी 5 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, ये ना 5 मार्क्स के लिए स्पेसिमेंस आते हैं। तो यहाँ पे प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ टैक्स इनवॉइस, तो मैंने टेक्स्ट बुक का लिया है, टैक्स इनवॉइस का आपको है ना टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है टैक्स इनवॉइस का, तो वहां से भी आप है ना देख सकते हो। तो आपको टैक्स इनवॉइस का एज इट इज आपको चाहिए तो आप इनके जो नेम्स है, ये जो इनके पार्टीज के नेम है, तो इन पार्टीज के नेम को आप क्या कर सकते हो, दूसरा लिख सकते हो। आप सुनील जनरल स्टोर के बदले अगर आपको अपना कोई लिखना है तो आप लिखकर शॉप नंबर वगैरह पुणे, इस तरीके से मतलब आप कोई दूसरा भी एड्रेस लिख सकते हो। देन कैश बिल नंबर होता है, इसमें GSTIN नंबर, क्योंकि अभी GST आ गया है तो GSTIN नंबर होना चाहिए, के लिए जगह होनी चाहिए। देन डेट, देन कस्टमर का नाम एंड एड्रेस, देन इस तरीके से आपको ये पूरा पर्टिकुलर्स, ये आप लोगों ने ना 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, ये पूरा टेबल आपको बनाना है। देन रुपीज इन वर्ड्स एंड यहाँ पे बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम, ब्रांच का IFSC कोड होना जरूरी है। देन अकाउंट नंबर, सिग्नेचर एंड इस तरीके से फिर आपको ये पूरा लिखना होता है। नाउ नेक्स्ट है प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ रिसिप्ट, तो रिसिप्ट के स्पेसिमेन के लिए आपको क्या करना है, रिसिप्ट और टॉप में आप हेडिंग में लिख दोगे रिसिप्ट, फिर है ना बालाजी एंड सन्स, तो ये थोड़ा बोल्ड इसमें लिख दोगे एंड आप एड्रेस लिख दोगे। आपको जो भी नेम अगर चेंज करना है आप नेम चेंज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपका GSTIN नंबर एंड राइट हैंड साइड में टॉप में है ना रिसिप्ट नंबर, देन डेट एंड यहाँ पर है ना जैसे चेक में कैसे होता है रिसीव्ड विथ थैंक्स, क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट है ना, तो रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम मेसर्स ऑफ, यहाँ पे डैश नेम लिखने के लिए कंपनी का या पर्टिकुलर फर्म का, सम ऑफ रुपीज यहाँ पे वर्ड्स में, बाय कैश है कि चेक है कि DD है, तो इस तरीके से NEFT, RTGS, देन नंबर, ये चेक नंबर हो गया, DD नंबर के लिए यहाँ पे, या RTGS किया तो इस तरीके से। देन डेटेड, ड्रॉन ऑन, कभी ड्रॉ किया, एंड इन पार्ट पेमेंट किया है कि फुल पेमेंट किया है वो, ऑफ बिल नंबर एंड यहाँ पे रुपीज के लिए इन न्यूमरल्स रुपीज लिखने के लिए, एंड स्टैम्प एंड फर्म का स्टैम्प एंड रिसीवर का सिग्नेचर। देन सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक, अगर चेक के थ्रू है तो फिर है ना चेक पास होने तक है ना, पास होने के बाद में ही वो वैलिड होगा करके ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक। देन है ना थर्ड स्पेसिमेन है प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक के लिए आपको पहले ही पता है कि है ना लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में ना आपको 2 पैरेलल लाइंस है ना ड्रॉ करनी होती है चेक के यहाँ पे, क्रॉस चेक के लिए कंपल्सरीली। देन यहाँ पे डेट, मंथ एंड ईयर, ये DD MM YY का मतलब है डेट, कौन सी डेट, फिर कौन सा मंथ और ईयर। देन पे एंड यहाँ पे आपको पर्सन का नाम जिसके लिए है, और बेरर, यहाँ पे बेरर तो क्योंकि यहाँ पे हमने क्रॉस डाल दिया तो ये क्रॉस नहीं, रुपीज। देन यहाँ पे अकाउंट नंबर
के लिए आपको स्पेस रखनी है, एंड यहाँ पे अमाउंट रुपीज, देन सिग्नेचर, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एमजी रोड, आप कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हो, एंड आईएफएससी नंबर, देन चेक नंबर, और इस तरीके से आपको डिजिट्स लिखने होते हैं। ये चेक नंबर होता है फर्स्ट। नाउ प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ कैश वाउचर। कैश वाउचर का स्पेसिमेन आपको, तो यहाँ पे कैश वाउचर टॉप में लिख दोगे कैश वाउचर, देन नकुल एंड कंपनी, बांद्रा रोड, मुंबई, डेट, देन वाउचर नंबर, GSTIN नंबर, देन पे टू, यहाँ पे वाउचर पेमेंट करने के लिए पे टू ऑन अकाउंट ऑफ, देन डेबिट अकाउंट, कौन से अकाउंट को डेबिट किया, रेंट अकाउंट है क्या, सैलरी अकाउंट है क्या, इस तरीके से, देन टोटल रुपीज इन वर्ड्स में आएगा ओनली, एंड देन यहाँ पे अमाउंट रुपीज इन फिगर्स, देन प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया, किसने पास किया, एंड किसने रिसीव किया, रिसीवर का साइन। तो इस तरीके से आपको स्पेसिमेंस की प्रैक्टिस करने। देन करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट द स्टेटमेंट। आपको जो नीचे स्टेटमेंट्स ये उनको करेक्ट करना है एंड रीराइट करना है स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तो सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स थोड़ी ना रिकॉर्ड होते हैं, तो यहाँ पर ओनली मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ओनली जो मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, ओनली मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, ये जर्नल में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खाली है ना बिजनेस में, बिजनेस के कौन से ट्रांजेक्शन जो पैसे के लेन देन वाले ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पैसे के लेन देन वाले ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आपको रिकॉर्ड करने हैं। देन कैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये गलत हो गया ना, कैश डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट की जगह पे ऑलवेज वर्ड यूज करेंगे, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन थर्ड, जर्नल इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी एंट्री का तो आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हो, फोर्थ चैप्टर लेजर अकाउंट। यहाँ पे तो जर्नल एंट्री, जर्नल है वो प्राइम एंट्री है, तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। नाउ नेक्स्ट, GST इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2018 से था क्या, तो 2018 नहीं है, 2017 है। आपने ना इसको स्टडी किया है, 9th-10th में भी स्टडी किया कि GST इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 10th में स्टडी किया, 1 जुलाई 2017 से इम्पोज हुआ है। नाउ मशीनरी परचेज बाय द प्रोप्राइटर डिक्रीजेस इज कैपिटल, उसका कैपिटल डिक्रीज करता है क्या, मशीनरी अगर प्रोप्राइटर ने परचेज किया है, प्रोप्राइटर ने खरीदा है, तो है ना उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। इसका मतलब है ना वो है ना एज अ कैपिटल वो मशीनरी लेकर आया है बिजनेस में, तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मशीनरी परचेज बाय द प्रोप्राइटर इंक्रीजेस इज कैपिटल, वो उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। नाउ 8th, यहाँ पे डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो अग्री और डिसअग्री आपको लिखना है ओनली। तो यहाँ पे नरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी एंट्री, तो अग्री, यस एवरी एंट्री के लिए नरेशन चाहिए, जर्नल एंट्री के लिए। देन GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं है यहाँ पे, सर्विस टैक्स आना चाहिए, तो आप डिसअग्री करते हो। इसीलिए बोलते हैं ना केयरफुली आपको स्टेटमेंट रीड करने हैं, आपको जो स्टेटमेंट्स है वो केयरफुली रीड करने हैं। देन ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो हाँ अग्री करते हैं, कैश डिस्काउंट को ऑलवेज रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए अग्री। देन वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब मशीनरी को फिक्स करने के लिए, काम में लाने के लिए, उसको यूजफुल बनाने के लिए, उसके लिए जो खर्चा हुआ, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा, उसको फिक्सिंग वगैरह के लगा, वो उसके है ना वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं होता है, वो कभी भी मशीनरी अकाउंट में डेबिट होता है। तो यहाँ पे इस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट बोला, तो ये वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। जैसे एयर कंडीशन फिक्स किया, बिजनेस के लिए AC फिक्स की, तो उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस जो AC को फिक्स करने का, चलाने के लिए पहले उसका पूरा प्रोसीजर, वायरिंग वगैरह करने से लेके फिक्स करना, जहाँ पे भी ऑफिस में फिक्स करना है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस बोलते हैं। तो सेम ये मशीनरी का भी इंस्टॉलेशन चार्जेस है, वो मशीनरी अकाउंट में जाता है, ना कि वेजेस अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको डिसअग्री लिखना है। देन 5th one, the process of entering or recording the transactions in journal is called as journalizing, तो उसको journalizing बोलते हैं, सही बात है, हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, एंटर करते हैं जर्नल में, उसको जर्नलाइजिंग बोला जाता है। तो यस अग्री, तो यहाँ पे आपको अग्री लिखना है। नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग, तो मैं आप लोगों को कैलकुलेट भी यहीं पे दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने काफी कैलकुलेशंस वैसे आप लोगों को है ना सम्स के साथ में दिखाए हैं,
तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे ना इसको ज्यादा आपको डीपली कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है। तो यहाँ पे परचेज मोटर कार परचेज किया फ्रॉम टाटा एंड कंपनी से वर्थ ₹2 लाख का, 2 लाख का एट 18% जीएसटी, 18% की जीएसटी पे। तो आपको फाइंड आउट करना है जीएसटी का अमाउंट फाइंड आउट करने बोला है भाई, अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करने बोला है। तो पहले तो कॉस्ट ऑफ मोटर कार आपको दिया है 2 लाख और आपको हिंट दिया कि रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18% है। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मोटर कार, हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ जीएसटी से। तो इसका मतलब 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 18/100, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया 18%, तो 18/100 करेंगे, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो 2 जीरोस है ये कैंसिल हो जाएंगे 2 लाख के 2 जीरो से। तो कितना बचा 2000 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो 36,000 आएगा। और अगर आपको यहाँ पे है ना बाद में पूछा होता कि भाई सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा दिया है आपको कि सीजीएसटी इक्वल्स टू 9% होगा, क्योंकि 18% का आधा 9%, तो 2 लाख का में 9% कैलकुलेट करोगे तो 18,000 आएगा। सेम वे में एसजीएसटी भी 9% कैलकुलेट करना है, तो 2 लाख में 9% कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 आएगा। और उसका अगर आप देखते हो तो टोटल जीएसटी वही बन जाता है 18,000 प्लस 18,000 तो 36,000। तो इस तरीके से आपको खाली अमाउंट ऑफ जीएसटी पूछा है तो आप खाली जीएसटी यहां तक आप कैलकुलेट करोगे। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया कि भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा होता तो आप क्या करते, या तो आधा कर देते आप। ये सब कैलकुलेशन अब आप लोगों के लिए इजी हो गए, आप सीख भी गए हो। नाउ पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹10,000, 10,000 का ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया एट द रेट ऑफ 5% जीएसटी, उसके ऊपर 5% है ना जीएसटी भी पे करना पड़ा। तो कैलकुलेट करने बोला। अब देखो आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का कैलकुलेशन आ गया। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना है 10,000 एंड रेट ऑफ जीएसटी दिया है 5%। तो अगर आप है ना जीएसटी इज इक्वल्स टू आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होता है, ये हमको पता है, एट द रेट ऑफ 2.5% सेपरेटली, मतलब 5% का आधा 2.5, क्योंकि आधा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो यहाँ पे जीएसटी टोटल 5% होता है। तो यहाँ पे पहले हम अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करोगे तो 500 रुपया जीएसटी का आ गया। तो अब है ना सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या होगा, वो आधा होगा जीएसटी का। तो सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 500/2, जीएसटी के अमाउंट का आधा, तो 250 रुपीज ईच। आधा गवर्नमेंट को 250 है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा एंड 250 सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम राजन से खरीदा ₹10,000 का गुड्स खरीदा एट द रेट ऑफ 5% जीएसटी एंड 10% का यहाँ पे है ना उस पे कैश डिस्काउंट, यहाँ पे 10% का कैश डिस्काउंट दिया गया। तो आपको याद रखना है जो कैश डिस्काउंट है ना कभी भी जीएसटी के अमाउंट के साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जीएसटी को इग्नोर करना है आपको। 10,000 पे आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो 10,000 पे कैश डिस्काउंट बोलेंगे तो 1,000 का है ना डिस्काउंट है ना, यहाँ पे 1,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ करके यहाँ पे आएगा अमाउंट आपका कि भाई 1,000 का है ना कैश डिस्काउंट है ना दिया गया है, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। क्योंकि है ना 10,000 पे आप है ना 10,000 पे आप है ना 10% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे। 10,000 पे 10% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे। तो इसमें जीएसटी तो आपको कंफ्यूज करने के लिए हो गया, क्योंकि कभी भी है ना डिस्काउंट है ना जीएसटी के अमाउंट को इंक्लूड करके डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। आपको याद रखना है कि जीएसटी के अमाउंट को इंक्लूड करके कभी भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो अमाउंट आपका आएगा, यहाँ पे जो थर्ड इसमें ये जो अमाउंट आएगा कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट जो दिया गया है वो आपको कितना होगा, कितना रिसीव होगा। तो कैश डिस्काउंट आपको 10,000 पे रिसीव होगा। तो 10,000 पे कैश डिस्काउंट है 1,000 का। तो आपको खाली कैश डिस्काउंट पूछा है तो आपको खाली कैश डिस्काउंट का अमाउंट देना है, आपको जीएसटी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। क्योंकि आपको कैश डिस्काउंट पूछा है तो आप खाली कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करके दिखाओगे। कैश डिस्काउंट 10% ऑन 10,000 तो ₹1,000, तो है ना 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप है ना पीछे इसका आंसर देखोगे तो 1,050 रुपीज है, तो वो गलत अमाउंट है। क्योंकि कभी भी है ना इसका जीएसटी के इंक्लूडेड अमाउंट, इसका जो जीएसटी के अमाउंट के हिसाब से कैश डिस्काउंट कभी भी नहीं देता है, तो कभी भी नहीं रिसीव होता है। आपको याद रखना है टैक्स तो पूरा पे करना पड़ेगा आपको। जो रियल परचेज जो सेलिंग प्राइस है उसी के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो रियल में कितना है, तो रियल जो अमाउंट है जो वो 10,000 है, तो 10,000 पे ही आपको कैलकुलेट करना है। नाउ नेक्स्ट,
फोर्थ, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹90,000, 90,000 का चेक रिसीव हुआ फ्रॉम किरण से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट के फुल सेटलमेंट 1 लाख का उसका अमाउंट है ना 1 लाख रिसीव करना था, 1 लाख किरण से मिलना था, तो उससे है ना खाली 90,000 का चेक रिसीव हुआ फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे वर्ड फुल सेटलमेंट आ गया, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, किरण को डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली तो 1 लाख माइनस 90,000 करेंगे तो हमको अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसी की हेल्प से आपको कैलकुलेट डिस्काउंट रेट बोला तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो डिस्काउंट रेट। तो इसके लिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 1 लाख माइनस 90,000 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। अब रेट ऑफ डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना, तो रेट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंट रेट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1 लाख करो, मतलब आप 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 10% का डिस्काउंट आ जाएगा। तो 10% डिस्काउंट यहाँ पे आपको परसेंटेज आ गया। तो परसेंटेज निकालने के लिए ये मेथड है। देखो जब भी हम परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यहाँ पे आप को रेट निकाले इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और जब हम परसेंट निकालते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम रेट निकाले इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। नाउ फिफ्थ, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख का गुड्स सेल किया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया, एंड फिर 10% का कैश डिस्काउंट भी दिया, 10% का कैश डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट टू राम, एंड फिर राम ने ना 50% का है ना पेमेंट कर दिया, उससे रिसीव हो गया, मतलब राम से रिसीव हो गया। आप अपने आप को यहाँ पे रखो कि भैया आपने ना 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया राम को, साथ ही है ना 10% का कैश डिस्काउंट दिया, उसके बाद में कैश डिस्काउंट दिया, और उसने कितना पेमेंट कर दिया, 50% अमाउंट है ना उसने चेक पेमेंट कर दिया, 50% का जो अमाउंट है उसने चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम है ना क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे, क्योंकि 10% दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट आया। तो अब नेट बिल अमाउंट कितना होगा, इनवॉइस प्राइस माइनस TD, तो 1 लाख माइनस 10,000, तो 90,000 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने वाला है। उसके अगेंस्ट में कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट 90,000 पे कैलकुलेट होगा। अब तो 10% ऑफ 90,000 इज इक्वल्स टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट भी 10% है, तो 9,000 कैश डिस्काउंट आ गया। अब नेट बिल अमाउंट आफ्टर कैश डिस्काउंट, नेट बिल अमाउंट कितना होगा, तो 90,000 माइनस 9,000 होगा, तो कितना नेट बिल अमाउंट आ जाएगा, तो 81,000 का जो नेट बिल अमाउंट होगा वो 81,000 का आ जाएगा। तो 81,000 का नेट बिल अमाउंट, यहाँ पर 81,000 का नेट बिल अमाउंट आ जाएगा। तो अब है ना यहाँ पर आपको क्या करना है, 81,000 का 50% रिसीव हो गया, मतलब 50% अमाउंट रिसीव बाय चेक, मतलब 81,000 मल्टीप्लाई बाय 50/100 करो, या आप 81,000/2 भी करके लोगे तो भी, क्योंकि 50% मतलब आधा, तो 40,500 आपका अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल कंप्लीट करना है। मतलब यहाँ पे जो रेड में मैंने लिखा है ये आपके ब्लैंक्स थे, ये आपको पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पेड इनकम टैक्स ₹5,000 बाय चेक से पेमेंट किया इनकम टैक्स का। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट कौन से आते हैं, तो एक तो बैंक अकाउंट आता है क्योंकि चेक पेमेंट किया है, और एक एस्पेक्ट आता है कि इनकम टैक्स अकाउंट। तो इनकम टैक्स अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हो गया, तो इनकम टैक्स अकाउंट यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट क्या, बैंक अकाउंट। नाउ रिसीव फ्रॉम सोनाली, सोनाली से रिसीव हुआ है, मतलब सोनाली इज अ गिवर, ₹20,000 रिसीव हुआ है बाय RTGS। तो यहाँ पर हमको डेबिट अमाउंट में लिखना है बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, RTGS मतलब बैंक में डायरेक्ट पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, एंड सोनाली के अकाउंट का हम क्रेडिट लिखेंगे। अभी RTGS 20,000 के लिए नहीं होता है, मोर देन 2 लाख रुपीज के लिए होता है यहाँ पे RTGS, लेकिन है ना अभी जो हमको टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस के लिए जिस तरीके से दिया है उसी अमाउंट के साथ हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे संजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नॉट रिसीव्ड ₹500, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया और 500 रुपया रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब है ना हमको लॉस हो गया, तो हम बैड डेब्ट्स करके उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैड डेब्ट्स, क्योंकि लॉस हो गया तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट और संजय के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नाउ परचेज हॉर्स फॉर ₹10,000, तो हॉर्स हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, तो वो लाइफ स्टॉक करके हम रिकॉर्ड करते हैं, तो लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया, रियल अकाउंट होता है, लाइफ स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, क्योंकि कैश बिजनेस से चला गया। देन
फिफ्थ, ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफ रुपीज ऑफ प्रोप्राइटर के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 50,000। ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर टू बिजनेस में आ गया, बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ गया। तो मतलब प्रोप्राइटर ने पैसा लाया है, मतलब उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया, उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अपने फिक्स डिपॉजिट का पैसा बिजनेस में डाल दिया। तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है ना ये कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट करके हमको लिखना है। तो इस तरीके से आपको है ना ये टेबल कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो ये जो चैप्टर नंबर आपका 3 है, इसके सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी है वो मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी सॉल्व करके उसके वीडियोस में लगा चुकी हूँ। ओनली आई थिंक लास्ट के, मुझे लगता है लास्ट के 2 सम बाकी है, 9th एंड 10th, तो उसका भी वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ और जल्दी से मैं आपका 4th चैप्टर भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।